नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी, 6000 करोड़ से ज्यादा के परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। शंकरा आई हॉस्पिटल का किया उद्घाटन। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए जेएमएम और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग की डील पक्की। फैसले से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव नाराज। इंडिया गठबंधन में हो सकती है बड़ी टूट। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में नहीं थम रहा विवाद। सीट बंटवारे को लेकर जिद पर अड़ी समाजवादी पार्टी। अब्बू आजमी ने कहा, कांग्रेस का हरियाणा वाला होगा हाल। विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने मानी हार। खुले मंच से बता दी हार की वजह। पार्टी के अंदर गुटबाजी पर आप नेताओं को अल्टीमेटम। बीजेपी से सतर्क रहने की सलाह। पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों की हड़ताल अब भी जारी। ममता बनर्जी ने स्वास्थ्य सचिव को पद से हटाने से किया इनकार। डॉक्टरों से अनशन खत्म करके जल्द काम पर लौटने की अपील। सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर है। आज वह वाराणसी पहुंचे। पीएम मोदी यहां 6100 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। वहीं सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शंकरा आई हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इस मौके पर मौजूद सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश पूरी दुनिया में विकास का नया मॉडल है। आने वाले दिनों में गरीबों और आम जनता के लाभ के लिए ऐसी कई योजनाएं चलाई जाएंगी। वहीं पीएम मोदी ने हर हर महादेव के साथ अपने संबोधन की शुरुआत की और कहा कि इस पावन महीने में काशी आना एक पुण्य अनुभूति का अवसर होता है। यहाँ काशीवासियों के साथ ही संत जनों और परोपकारी लोग भी हैं। इससे सुखद सहयोग और क्या हो सकता है। आज बहुत बड़ी सौगात दी है अपने संसदीय क्षेत्र। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी कर्म योगी हैं, काम करने में यकीन रखते हैं। कई सारी कहानियां और कई सारी बातें, ये जो प्रोपेगेंडा मीडिया एक है इस देश के अंदर में, वो लोग 3 राउंड तक प्रधानमंत्री मोदी पीछे चल रहे थे। अरे भाई, मुस्लिम इलाके की पेटी खुली थी। पेटी तो अब नहीं खुलती, ईवीएम खुला था। सब लोगों को सब मालूम है। और एक माहौल बनाने की कोशिश, जबकि काशी में जिस तरह से काम हुए, जिस तरह से योजनाएं लगी हैं, तो जो आदमी काम करने वाला होता है वो काम में विश्वास रखता है। और यही वजह है कि जीत की मार्जिन कम होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री का जो लगाव है और जिस तरीके से विकास, जिस रफ्तार से वहां पे हो रही है, उसमें जरा सा भी कोई कमी नहीं आने देते प्रधानमंत्री। ये एक बड़े लीडर की पहचान होती है कि आप चुनाव में क्या करें नहीं करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चुनाव के बाद आप क्या करते हैं उससे आपका मूल्यांकन होता है। और इसमें प्रधानमंत्री मोदी और काशी का जो रिश्ता है वो हमेशा के लिए याद किया जाएगा। जी, वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव में सियासी लड़ाई इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच होनी है। इससे पहले ही आपस में कलह की खबरें सामने आ रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग फार्मूले का ऐलान कर दिया है। सोरेन ने कहा कि राज्य की 81 विधानसभा सीटों में से 70 पर कांग्रेस और जेएमएम एक साथ चुनाव लड़ेगी, जबकि बची हुई सीटों पर अन्य सहयोगी दलों को मौका दिया जाएगा। जिसके बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव कम सीट मिलने से नाराज हैं। ऐसे में सूत्रों का कहना है कि इंडिया गठबंधन में बड़ी टूट हो सकती है। वहीं आरजेडी नेता मनोज कुमार झा का कहना है कि सीट शेयरिंग पर फैसले 2 मिनट के नूडल्स की तरह तुरंत नहीं लिए जा सकते। आरजेडी के सामने सभी विकल्प खुले हुए हैं। कौन से विकल्प की बात कर रहे हैं? देखिए, गए थे राहुल गांधी कल गठबंधन की समस्याओं को सुलझाने के लिए और उलझा के आ गए। बहुत भारी बेइज्जती हुई है तेजस्वी यादव की। वहां सीट बंटवारे को लेकर के मीटिंग होती है। तेजस्वी यादव इसी मीटिंग के लिए रांची जाते हैं और रांची में मौजूद होते हैं। इनको कोई मीटिंग में बुलाया नहीं, मीटिंग में बुलाया नहीं और फैसला भी कर लिया और यह कहा कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा 81 में से 70 सीटों पर लड़ेंगे और बाकी सब जिसको जो लेना है ले लो। अभी के फार्मूले के मुताबिक मात्र 5 सीटें दी जा रही है। एक तो बेइज्जती कर दिया आपने और उसके बाद आप अछूत की तरह ट्रीट कर रहे हो।
कि भाई जो लेना है ले लो, कोई कोऑर्डिनेशन, कोई बातचीत नहीं। तो आरजेडी की नाराजगी स्वाभाविक है। मनोज झा सामने आए, उन्होंने कहा कि ये क्या तरीका है, हमारा पूरा लीडरशिप रांची में मौजूद है और आपने बातचीत तक करने के लिए आपने मुझे बुलाया नहीं। उन्होंने चेतावनी दी, कहा कि 18 सीट हमने चिन्हित किए हैं जहां हम अकेले भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं। अब पता नहीं 18 सीट का है या नहीं है। दिक्कत यह है कि पहले से ही आरजेडी की तैयारी 7 सीटों के ऊपर थी। 7 सीट, पिछली बार भी 7 सीटों पे ये लोग लड़े थे। ये दबाव की राजनीति इसलिए की जा रही है, जो इंडी गठबंधन के ऊपर नया जो समस्या जो आने वाला है वो ये कि अब बिहार में, कि चूंकि अब ये कहेंगे कि हमने 18 के डिमांड किया, आपने हमसे बिना कंसल्ट किए हुए हमें 5 सीटें आपने दे दी, चलिए हम ले लेते हैं। लेकिन फिर बिहार में जो पिछली बार आपने 70 सीटें ली थी, 70 नहीं दूंगा, 30 दूंगा। तो राहुल गांधी जहां जाते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय कांग्रेस के लिए प्रॉब्लम खड़ी करके चले आते हैं। जी, तो ये तो झारखंड की बात है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भी जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा है। 1 महीने बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन महाविकास अघाड़ी की सीटों का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस एक साथ गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ी, तो वहीं महाराष्ट्र में सपा नेता सीट बंटवारे को लेकर जिद पे अड़े हुए हैं और 12 सीटों की डिमांड कर दिए हैं। इसी को लेकर सपा नेता अबू आजमी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि अगर हमारी सीट हमें नहीं मिलती है तो कोई उम्मीदवार नहीं जीतेगा। वहीं हरियाणा वाला हाल कांग्रेस का महाराष्ट्र में भी होगा। ये क्या, ये तो खुलेआम चेतावनी है कि धमकी है? देखिए कितनी अच्छी कोऑर्डिनेशन है, कितना बढ़िया गठबंधन है। राहुल गांधी इज अ फेल्ड लीडर। ये अपने गठबंधन को नहीं चला सकते। 2 जगह चुनाव हो रहे हैं, दोनों जगह यही किरकिरी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी को देखिए, 99 लोगों की लिस्ट भी निकल गई और अभी आप लोगों का सीट कौन कहां लड़ेगा, भाई उम्मीदवारों की तो बात छोड़ दीजिए, अभी कितनी सीटों पे आप लड़ोगे उसका ही कोई ठौर ठिकाना नहीं है। बताया जा रहा है कि आज रात में दिल्ली में बैठक होगी कांग्रेस पार्टी की कि क्या करना है। तो उद्धव ठाकरे के जो स्पोक्स पर्सन है संजय राउत, उन्होंने तो ठीक ही कहा कि कांग्रेस पार्टी बेकार की पार्टी है। महाराष्ट्र में कोई ऐसा आदमी अक्लमंद नहीं है कि जो सीट शेयरिंग के ऊपर बातचीत कर सके, फैसला लेने लायक कोई नहीं है। आपने संजय राउत की बातों को सही करार दिया। उन्होंने कहा भाई दिल्ली में ही फैसला होगा। अब दिल्ली में ही फैसला हो रहा है, लीजिए। कहां मामला फंस रहा है? एक तो मामला आपस में ये 3 कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच, और एक चौथा प्लेयर भी आ गया, वो भी अब फुदकने लग गए। वही हाल है जो बिहार में है, वही हाल यहां भी है। यहां इसी बात को लेकर के बवाल है कि अगर आपने समाजवादी पार्टी को महाराष्ट्र में सीटें नहीं दी, फिर यूपी में आप डिमांड नहीं कर पाओगे। फिर यूपी में अखिलेश यादव आपको नाक रगड़वा देंगे जमीन पे। तो आप ये समझिए कि जो विपक्ष की जो चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद जो ये लोगों की हवाबाजी चल रही थी, ये अपने ही विरोधाभास में किस तरीके से लड़ झगड़ रहे हैं, ये साफ साफ दिख रहा है। जी, और अब बात केजरीवाल की। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक की। इस दौरान बीजेपी पर जमकर हमला बोला, साथ ही आगाह किया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपकी हार हो सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा उनके कामों को रोकने के लिए सत्ता हासिल करना चाहती है। साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में केजरीवाल ने उन्हें अंदरूनी कलह के प्रति आगाह किया और कहा कि इस वजह से विधानसभा चुनाव में आपकी हार हो सकती है। केजरीवाल ने कहा कि आप लोग इसकी परवाह मत कीजिए कि चुनाव में कौन लड़ रहा है। केजरीवाल इन सभी 70 सीटों पर लड़ेंगे, मैं आपका काम करवाऊंगा, चाहे कोई भी विधायक चुनकर आए। क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं केजरीवाल? देखिए, इनको आभास हो गया है कि चुनाव जीतना इस बार पहले बार की तरह वो आसान नहीं होने जा रहा है। कार्यकर्ताओं से ये बातचीत कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं को क्या कह रहे हैं कि हम चुनाव हार सकते हैं। क्यों? गुटबंदी बंद करो। तो कौन कर रहा है गुटबंदी? आप खुद कह रहे हो खेमेबाजी बंद करो। तो खेमेबाजी कर कौन रहा है? खेमा तो तब बनता है जब अलग अलग लीडर होते हैं। तो केजरीवाल को कौन चुनौती दे रहा है? तो केजरीवाल को चुनौती दे रहा है मनीष सिसोदिया।
खेमेबाजी को कैसे निपटाना है। तो खबर ये आ रही कि 62 सीटें पिछली बार इन लोगों ने जीती। जीतने के बाद कई सारे लोगों का काम हुआ ही नहीं। अभी आप कह रहे हो कि भाई हम काम कराएंगे, सारे विधायक परेशान इसलिए हैं कि भाई कोई पैसे नहीं है, कोई काम ही नहीं है, पब्लिक में जाते हैं लोग दौड़ाते हैं। तो करीब 30-35 सिटिंग एमएलएज के टिकट कटने वाले हैं और उनको मालूम है टिकट कटा नहीं कि बवाल मचेगा। किसका टिकट काटा जाए, यह भी सोचने वाली बात है। अपने लोगों की टिकट काट देंगे तो फिर पार्टी में विद्रोह होगा, तो आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। तो आपने टारगेट करना शुरू कर दिया मनीष सिसोदिया के लोगों को। मनीष सिसोदिया के लोगों को आप बाहर करेंगे, बवाल मचेगा तो लोग कहेंगे देखो भाई ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। मनीष सिसोदिया के ऊपर सवाल खड़ा कर देंगे मीटिंग के अंदर, तो मनीष सिसोदिया खुद ही इनको समझाएगा, नहीं तो मामला और बिगड़ेगा। तो पार्टी के अंदर ये जो 30-35 लोगों के ऊपर जो चलने वाली है छुरी, इनका जो टिकट कटना है, उसको ही मैनेज करने के चक्कर में ये अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को डरा रहा है कि हम हार सकते हैं, हम हार सकते हैं, हार जाएंगे तो फिर क्या करोगे। यही इसकी ट्रिक है। दिक्कत क्या है, बाहर इसकी इमेज खत्म हो गई है और अंदर लोग इसे अब फ्रॉड समझ रहे हैं। इसकी बात पे पार्टी के बाहर और पार्टी के अंदर कोई यकीन करने को तैयार नहीं है। आखिरी खबर में बात कोलकाता कांड की। पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव नारायण स्वरूप निगम को हटाने से साफ मना कर दिया है। उन्होंने जूनियर डॉक्टरों से भी आमरण अनशन खत्म करके जल्द काम पर लौटने की अपील की है। सीएम ने कहा कि अनशन समाप्त करने की अपील कर रही हूं, आप लोग बातचीत के लिए आइए, हम अपनी क्षमता के अनुसार प्रयास कर रहे हैं। लगभग सभी मांगे पूरी हो गई हैं, 3 से 4 माह का समय दे दीजिए, अस्पतालों में चुनाव कराएंगे। हालांकि ममता बनर्जी के अपील के बावजूद डॉक्टरों का हड़ताल जारी है। वे न्याय और कार्यस्थल की सुरक्षा की मांग को लेकर प्रदर्शन और अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। कब तक मानेंगे आखिर जूनियर? मानेंगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसती चली जा रही ममता बनर्जी। एक तो शुरुआती दौर से डिमांड था कि हेल्थ सेक्रेटरी को आप हटाओ, आप हटा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो तो राजदार है, सारे पाप को वो जानता है। आप उसे बाहर निकालेंगे, ईडी सीबीआई वाले पकड़ेंगे, पूछताछ होगी तो वो उगलेगा तो मामला और बाहर जाएगा, इसलिए एक्शन नहीं होगा। अदरवाइज क्या जरूरत है आपको? आपकी कुर्सी दांव पे लगी हुई है और आप एक अधिकारी को हटा नहीं पा रहे। ये मामला इसलिए पेचीदा बनता चला जा रहा है। लेकिन एक और दूसरा मामला सामने आया है। ये जो सिविक वॉलंटियर्स, ये जो संजय जो था, जो बलात्कारी, ये जो जिस तरीके से वो छूट रहा था, जिस तरह से कर रहा था, और सुप्रीम कोर्ट ने जो डंडा चलाया, अगली सुनवाई में ममता सरकार को बताना है कोर्ट को कि कितने सिविक वॉलंटियर्स हैं, कैसे रिक्रूटमेंट हुआ, क्या प्रोसेस है, कहाँ एडवर्टीजमेंट निकला, क्या क्वालिफिकेशन है, सैलरी कौन देता है, कहाँ से जाता है, क्या क्या चीज पे ड्यूटी लगाई जाती है। पूरा नकली और फर्जी अपॉइंटमेंट था। थर थर कांप रही ममता कि ये मामला तो बर्बाद हो जाएगा। और जितने लुम्पिन किस्म के जो टीएमसी के वर्कर, उन सबको आपने जो है सिविक वॉलंटियर बना दिया। दिल्ली में भी किया था ना केजरीवाल, अब सबको खत्म करना पड़ा, कोर्ट ने डंडा लगाया। भाई कौन दे रहे हो, कहां दे रहे हो? भाई सरकारी खजाने से किसी को पैसे जा रहे हैं नौकरी के नाम पे, एडहॉक ही सही, उसका रिक्रूटमेंट से उसका कानून, उसका एक तरीका है। और रिक्रूटमेंट बिल्कुल पारदर्शिता, उसमें अकाउंटेबिलिटी, उसमें ट्रांसपेरेंसी। ये नहीं कि कोई किसी का भांजा है, किसी का मामा है। केजरीवाल क्या देखिए कितने लोगों को नौकरी से बाहर निकाला गया, किसी का कोई रिश्तेदार, ये सारे लोगों को तुमने नौकरी दे दी थी। तो अभी ममता बनर्जी ने सिविक वॉलंटियर को छटनी शुरू कर दी है कि हटाओ पहले इस बवाल को, क्योंकि फिर अगर इस पे मसला उठेगा, क्योंकि लोग भी नाराज हैं। ये सिविक वॉलंटियर्स की दादागिरी, एक गुंडे की तरह बर्ताव करते थे ना। आर्जिकर में जिस तरह से ये आधा बवाल इसलिए मचाए कि उस आदमी के बर्ताव की वजह से
पूरा बंगाल परेशान है इस सिविक वॉलंटियर से। अब इनको जो है बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। आप ये समझिए कि ममता बनर्जी एक कदम चलती है, एक गड्ढा आ जाता है, फिर आगे बढ़ती है, उससे बड़ा गड्ढा आ जा रहा है। ये ममता बनर्जी के लिए ये आरजी कर जो इशू आया है, ये इनकी राजनीति को समाप्त कर देगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।